वीडियो हुआ, जो दिखते हैं उनको कुल समझ में आ जाता है क्या है, को मिला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आगे। एक आपको वैसा बोलना पड़ेगा कि ना समझ में आए, आधा आधा बोल के छोड़ दूँगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में देखा था, हम लोग आर्कीबैक्टीरिया की बात किए थे, हमने ग्राम एक्सपेरिमेंट भी देखा था, ग्राम साहब का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, उसको पढ़ा था। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती है ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में कुछ 2-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, जैसे कि वो सबसे कर सकते हैं हम लोग उनको, वो इतनी ओल्ड होती हैं, वो इतनी प्रिमिटिव होती हैं, ये वर्ड यूज किया जाता है, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सिंपलेस्ट भी होती हैं और प्रिमिटिव भी होती हैं। प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुरानी बैक्टीरिया होती हैं, तो ये इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि इनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, मतलब कि जिंदे जी इनको फॉसिल कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी थी। अच्छा, हमने देखा था कि जो आर्कीबैक्टीरिया होती हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे पीएच बहुत लो हो वहाँ पे भी ये रह लेती हैं, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो या ठंडी बहुत ही ज़्यादा हो वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर लेती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे कुछ एक इन्वायरमेंट की हमने बात की थी, ये इस टाइप के कंडीशन में भी रह लेती हैं। इसके सेल वॉल की हमने बात की थी, तो इसका सेल वॉल जो होता है वो सीडोम्यूरिन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके कुछ पार्ट्स पढ़ रहे थे, मतलब आर्कीबैक्टीरिया में हम लोग मिथेनोजेंस पढ़ चुके थे। मिथेनोजेंस क्या होते हैं? मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होती हैं जो ये गाय भैंस के उसमें गट में पाई जाती हैं। तो गाय भैंस से मिलने वाला जो गोबर होता है, उस गोबर का हम लोग, यानी काऊ डंग भी बोलते हैं उसको, तो उस गोबर का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं बायोगैस प्लांट में, जिससे हम लोगों को मीथेन गैस मिलती है। वही मीथेन गैस मिलने की वजह से इनका नाम मिथेनोजेन रखा गया है। मिथेनो यानी मीथेन और जेन यानी जनरेट करने वाला, तो ये मीथेन को जनरेट करती हैं, सो दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है, इसका हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था, मिथेनोकोकस, रिमेनोकोकस, ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे थे। उसके बाद एक्सेट्रा लिख लिया था क्योंकि बहुत सारी हैं, तो हम लोग क्या नाम लिखें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हेलोफाइल्स, तो फटाफट से हेडिंग डाल लो, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होता है तो इसके बारे में लिखना है, ग्रो इन, बस एक एक पॉइंट हम लोगों को लिखते चलना है सबके बारे में, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ग्रो इन हाईली सैलाइन कंडीशन, हाईली सैलाइन कंडीशन, यानी कि ये कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो हाईली सैलाइन कंडीशन, हाईली सैलाइन कंडीशन कहने का क्या मतलब है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। मतलब कि जैसे अगर हम लोग समुद्र की बात करें तो समुद्र की अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गहराइयों में चले जाएँ, एकदम बॉटम में चले जाएँ, हालांकि अब तक समुद्र की गहराई का एग्जैक्ट पता कोई लगा ही नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम लोग एकदम गहराई में भी चले जाएँ जहाँ कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो ये बैक्टीरिया हमें वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे जहाँ हम और तुम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया बड़े आराम से रहती है। उसका एक और हमने देख लिया, हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स यानी कि ये बहुत ही सैलाइन कंडीशन जहाँ पे होती है, तो हेलो वर्ड उसके लिए यूज किया गया है। तो ये चीज़ हमें जानना था। अब इसके अलावा लिख लो, एक पॉइंट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो पर्पल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, पर्पल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट which directly synthesize ATP which directly synthesize ATP from सनलाइट, यानी ATP वो बना लेता है, वो ATP को डायरेक्ट सिंथेसाइज करता है सनलाइट से। ये पर्पल मेम्ब्रेन होती है, इसका हमें नाम जरूर याद रखना है कि पर्पल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, हेलोकोकस। क्या लिखेंगे इसका एग्जांपल? एक हेलोकोकस। हेलोकोकस है ना, देखो फिर से यहाँ पे कौन आया? कोकस। कोकस का मतलब समझ में आ रहा होगा,
ठीक है, हम लोग सेब पढ़ चुके हैं। हेलोकोकस, हेलोकोकस, हेलो गूगल। तो ये हेलोकोकस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग डाल लेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। फटाफट से हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, और यहीं पे ये ख़त्म होगा। थर्मो एसिडोफाइल्स लिख लो। इसके बारे में ग्रो ऑन हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच हाँ, जो भी लिखना चाहो। ग्रो इन लिख लो, ग्रो ऑन लिख लो। हाँ, आई एम लिटिल स्लो इन इंग्लिश। हिंदी बहुत तेज़ है मेरी, अंग्रेजी हिंदी भी तेज़ है, भोजपुरी भी बहुत तेज़ है, कंटाप बोलता हूँ एकदम। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शनली एरोबिक, मतलब शायद ही इक्का दुक्का होंगे जो ऑक्सीजन लेते होंगे, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे, ऑक्सीजन लेते होंगे उसमें, ठीक है। नहीं तो अधिकतर ये क्या होते हैं, एनएरोबिक ही होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शनली एरोबिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ग्रो इन, इधर सही बोल रहा हूँ क्या, ग्रो इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। कुछ झरने होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, सल्फ़र के झरने होते हैं, वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया होती है वो ग्रो कर जाती है। तो ये देखना ग्रो करके करती क्या है, चूँकि वो झरने किसके हैं, सल्फ़र के, और ये बैक्टीरिया है, मतलब ये बैक्टीरिया जब वहाँ पे उग जाएगी तो वो जो पानी में आने वाला सल्फ़र है, उस सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करती है और H2SO4 का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है, एसिड बन जाता है। तो अगर उस झरने में नहा लिए तो फिर कभी नहाने लायक नहीं रहोगे। तो यही लिख लो, ग्रो इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, ऑक्सीडाइज, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। हॉट सल्फर स्प्रिंग ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, यही मेन पॉइंट है, इसको लिख लेना। ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका एग्जांपल लिख लो, थर्मस एक्वेटिकस। लिख ही दे रहा हूँ मैं, क्या 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 होता है, ऐसे बोलो कि नहीं आ रही है स्पेलिंग। थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस। अच्छा, मैं अधिकतर देखा हूँ जब पढ़ाते रहो और कुछ बोलो उसमें, तो अगर लड़के को स्पेलिंग नहीं आ रही तो डायरेक्ट बोलेगा ही नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं सर, सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा होता है। हम लोग खुद ही ऐसा करते थे, जब नहीं आती थी स्पेलिंग तो यही कर, क्या सर नहीं समझ, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सही से, क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ जाते थे, टीचर तो लिख देते थे तब। फिर उसके बाद और लिख लो एक थर्मोबोलस, ये भी बोल दो, क्या थर्मोबोलस। और एक बता दूं, क्या करोगे और लिखे एक्सेट्रा लिख लो। अब हेडिंग डाल लो साइनोबैक्टीरिया। इसी में हमको यू बैक्टीरिया, मतलब यू बैक्टीरिया में ही हमको साइनोबैक्टीरिया को पढ़ना है, ठीक है। हमारी बुक में दिया हुआ है हेडिंग डाल के यू बैक्टीरिया, जिसमें हमको साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ना है। तो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ बता देता हूँ।
साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये एल्गी में आता है। एक्चुअली शुरुआत में क्या हुआ था कि क्लासिफिकेशन के दौरान इनको गलती से एल्गी ग्रुप में रख दिया गया था, ठीक। लेकिन फिर क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते थे तो बाद में देखा गया कि नहीं इनको एल्गी में गड़बड़ा गया, थोड़ा सा मिस्टेक करके फिर इनको वापस से बैक्टीरिया में रखा गया। तो ये साइनोबैक्टीरिया थी, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हम लोग लिखेंगे, लिखना है हम लोगों को, लिखो। अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, these are kept in Myxophyceae. ठीक है, ये एक ग्रुप था, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसका नाम याद रखना। हाँ, प्लांट किंगडम में अगर एल्गी की चर्चा आएगी तो मैं वहाँ पे ये बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मिक्सोफाइसी क्या होता है, या मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम है। तो इतने मज़ेदार नाम आते रहेंगे और हम लोगों को बस याद करते चलना है मिक्सोफाइसी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, these are equivalent to ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, अब हम लोग को यू बैक्टीरिया भी पढ़ना है, साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ना है, तो हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो, लिखो डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब हम लोग डिफरेंस अगर पढ़ लिए तो जाहिर सी बात है दोनों के बारे में भी पढ़ लिए। तो डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, हम लोगों को एक साइड लिख लेना है साइनोबैक्टीरिया, और एक साइड लिख लेना है यू बैक्टीरिया, और बीच में लाइन रहेगी। गजब, तेज हो। साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया वाले में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखो membrane bound cell organelles are present होंगे सब यहाँ पे। membrane bound cell organelles are present। बस अगर ये प्रेजेंट है तो ये वाला क्या होगा? ये वाला अपने से नहीं तैयार कर लोगे? हाँ, तब तेज हो रहे हो तो यहाँ पे लिख लो वही चीज़। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट अब बड़े ध्यान से एक चीज़ समझ लो यहीं पे, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया में जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, वो करेंगे क्या? वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को अपने पास रखते हैं। लेकिन यू बैक्टीरिया में हमने कहा कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ही नहीं। तो अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ही नहीं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आखिर कहाँ पे होगा? ये बड़ा सवाल है, ठीक। तो यहीं पे जहाँ पे यू बैक्टीरिया वाला लिखे हो ना, वहीं पे लिख लो, नीचे एक लाइन लिखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यहाँ पे ये सब तो एब्सेंट होंगे, उसके बाद नीचे लिखना पीएसपी मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफ्यूज्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। यही चीज़ हमको याद रखना है, साइटोप्लाज्म में ही वो डिफ्यूज होता है। क्रोमेटोफोर एक नाम भी आ जाए, हो सकता है कि आगे आ जाए, ठीक है। अब हम लोगों को इसके आगे लिखना है, तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग
नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा डिफरेंस, साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है और यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, यही हम लोगों का अगला डिफरेंस है। तो साइनोबैक्टीरिया में लिखो क्लोरोफिल ए, साइनोबैक्टीरिया में लिखना है हमें पीएसपी यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन होगा। तो सबसे पहला क्लोरोफिल ए, CHL क्लोरो, अच्छा ये मेरा बनाया हुआ शॉर्ट फॉर्म नहीं है CHL, ये बुक वालों ने खुद ही बनाया है, ठीक है। ये तो मान लो मैं लिख दिया PSP, लेकिन ये उनका है। CHL का मतलब होता है क्लोरोफिल, तो यहाँ क्लोरोफिल ए होगा, ठीक। और क्या होगा, नीचे लिखो कैरोटीनाइड, लिख दे रहा हूँ मैं, कैरोटीनाइड्स, ये येलो पिगमेंट होता है एक। अच्छा, येलो पिगमेंट से याद आया, कैरोटीन नाम से भी याद आया। कैरेट देखा होगा, गाजर ना, गाजर खाते हो तो ऊपर लाल रहता है, बीच में येलो रहता है, देखा है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज में देते रहता हूँ, मतलब बहुत। तो नेक्स्ट लिखो इसी में C फाइकोसायनिन, मैं लिख दे रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। C फाइकोसायनिन, और एक और लिखना है C फाइकोइराइथ्रीन। इन सब के नाम चेंज होने चाहिए ना, इन सब के नाम हमारे हिसाब से क्या रखना चाहिए। अगर ये येलो है तो डायरेक्ट आप येलो बोलिए। अच्छा, ये सायनिन जो होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है, और ये इराइथ्रीन जो होता है ये रेड कलर का होता है। और मैं तुमको इसमें एक और मज़ेदार बात बताऊंगा, इसको तुम याद कर सकते हो, मतलब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस में कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो टर्म अगर तुम पकड़ लो तो बहुत चीज़ें अपने आप समझने लगोगे। देखो, सायनिन वर्ड ब्लू कलर के लिए ही इस्तेमाल होता है, सायनिन वर्ड जो है वो ब्लू कलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हमारे सामने फाइकोसायनिन आ गया तो हमें तुरंत समझना है कि ब्लू कलर होगा। इराइथ्रीन वर्ड रेड के लिए इस्तेमाल होता है, क्या, किसके लिए, इसीलिए रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक। तो इराइथ्रीन वर्ड जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, रेड के लिए। तो ऐसे अगर हम कुछ चीज़ें जान लेंगे ना तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। काम क्या आसान होगा, एक एक्स्ट्रा और बता दिए, और याद करो ये भी। तो अब इस वाले में लिख लो, यू बैक्टीरिया में लिखो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, और एक होता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी, और एक होता है देखो बैक्टीरियल वर्डीन। क्या होता है, बैक्टीरियल वर्डीन, इसका नाम हो सकता है न दिखे, मैं बता दे रहा हूँ, लिखना होगा तो लिख लेना, बैक्टीरियल वर्डीन। वर्डीन वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें लिखो, अब साइनोबैक्टीरिया की तरफ आ जाओ, लिखो फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजेनिक। जो फोटोसिंथेसिस होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजेनिक। फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक की स्पेलिंग तुमको खोजना पड़ेगा, हम हो सकता है गलत लिखे हों, तो स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है मेरे, एकदम हो सकता है काको सही है, क्या गलत लिख ही नहीं पाता मैं, गजब सही लिखता हूँ, आज तक सीखा ही नहीं कभी गलत लिखना। तो ऑक्सीजेनिक का देखो क्या मतलब है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पे H2O जो होता है वो फोटोलाइज्ड होता है। कैसे, क्या होता है, H2O फोटोलाइज्ड होता है, ठीक है। इतना तो सीख लिया कि ऑक्सीजेनिक उसको बोलेंगे जहाँ पे H2O फोटोलाइज्ड होगा। लेकिन क्या वास्तव में हम लोग ये सीखे हैं, क्योंकि फोटोलाइज्ड का मतलब ही हमें नहीं पता, फोटोलाइज्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर हम कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब पता है, यानी कि हमें मतलब नहीं पता, हम एक्चुअली वो रटा गया दिमाग में, ठीक है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, हाँ H2O फोटोलाइज्ड नहीं होगा, ठीक, ये रट लिए। अगर कोई पूछ दे फोटोलाइज्ड का मतलब, यानी कि H2O जो होता है वो टूट, फोटोलाइज्ड, फोटो का मतलब लाइट,
और लाइज्ड का मतलब लिसिस से आया है वो वर्ड, यानी टूटना। ठीक, तो जब H2O टूटता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, H2O टूटता है किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक, सनलाइट के प्रेजेंस में जब वो टूटेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलाइज्ड। क्या बोलेंगे, फोटोलाइज्ड। तो ये है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। यानी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, H2O जो है वो फोटोलाइज्ड होगा। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं बाद में भुला जाओगे। यहीं पर ब्रैकेट में लिख लो नीचे H2O फोटोलाइज्ड, H2O फोटोलाइज्ड, H2O फोटोलाइज्ड। अच्छा, अभी इस वाले में आ जाओ, यू बैक्टीरिया में। इसमें लिखो, अच्छा इसमें अगर ऑक्सीजनिक है तो इसमें क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, यानी एन ऑक्सी, हाँ लिख लो, फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीजनिक, फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीजनिक, लिख लो इसमें फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीजनिक। यानी कि अच्छा एन ऑक्सीजनिक मतलब यहाँ की यहाँ पर जो H2O है वो फोटोलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें अभी याद रखनी है। अब फिर से इसमें साइनोबैक्टीरिया वाले में लिखो, स्टोर्ड फूड इज, यानी जो इन लोगों में खाना बनने के बाद स्टोर होता है वो क्या होता है, तो लिखो स्टोर्ड फूड इज। हमारे लिए तो लिखने के लिए जगह नहीं मिली, दीवार पे लिखने क्या, नीचे स्टोर्ड फूड इज। हम यहाँ इसे मिटा के भी लिख लेते हैं ना, नहीं पता क्या तुमको, ऐसे ऐसे मिटाते हैं फिर लिख देते हैं। देखो स्टोर्ड फूड इज अल्फ़ा बीटा ग्रेन्यूल, स्टोर्ड फूड इज अल्फ़ा बीटा ग्रेन्यूल्स। अच्छा ये बात है, हमको ना अल्फ़ा बनाने का स्टाइल सबसे बढ़िया हमारा ही लगता है, बाकी सब तो पता नहीं क्या ऐसे बना देते हैं, उनके हिसाब से ये अल्फ़ा है, हमको एकदम नहीं पसंद था ये। शुरू हम जब बहुत छोटे थे तभी अल्फ़ा बनाने का स्टाइल देखे, तभी सब हम देखे साला किताब में कुछ और लिखा हुआ है, ये कुछ और बना करके अल्फ़ा बोल दे रहा है, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पाई बनाते हैं लोग ना, नहीं जल्दी जल्दी में देखोगे पाई ऐसे ही बनाते हैं, तो यही सब है लोगों का अपने लिए। मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ और क्या। तो देखो स्टोर्ड फूड जो होता है वो अल्फ़ा बीटा ग्रेन्यूल होता है, यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा बीटा ग्रेन्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा लिखो, ये अपने से नहीं बता पाओगे, चिंता मत करो, लिखो स्टोर्ड फूड इज, स्टोर्ड फूड इज ग्लूकोज एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। स्टोर्ड फूड यहाँ पे क्या होगा, अच्छा गजब, फार्मूला भी याद है, ग्लूकोज एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, साबुन का फार्मूला बताओ तो बोल के, कक्षा 10 में था ये, अच्छा कट गया था, सोप एंड डिटर्जेंट। अब लास्ट पॉइंट एक लिख लो, इसको कॉमन पॉइंट बनाना। डिफरेंस यहीं पे तुम्हारा ख़त्म हुआ, ठीक है, डिफरेंस यहीं पे ख़त्म हुआ। अब यू बैक्टीरिया के बारे में भी तुमने इसमें देखो पढ़ लिया, इसी बहाने डिफरेंस भी जान लिया। अगर डिफरेंस कभी पूछा जाए तो वो भी बता सकते हो। यू बैक्टीरिया के बारे में अगर पर्टिकुलर पूछ दिया जाए तो इधर वाला पॉइंट कुल एक साथ ही लिख देना, हो जाएगा यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा जाए तो इधर वाला लिख देना। कुछ भी बातें हैं जो साइनोबैक्टीरिया के बारे में जाननी है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक पॉइंट लिखो, कॉमन पॉइंट लिखना, साइनोबैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया होती हैं या हम लोग उनको कब से बीजीए बोले जा रहे हैं, बीजीए जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है ना। नॉन मोटाइल का क्या मतलब है समझ रहे हो, मतलब कि ये मोटा नहीं है, जिम में जाता है ना। नॉन मोटाइल का मतलब ये, मोटाइल हम लोग उसे बोलते हैं, जैसे नहीं घर में बोलते हैं ढेर मोटाई गिलबा, तो मोटाइल का मतलब होता है
कि जो मूव कर सकें इधर उधर। यहाँ हैं, जैसे हम लोग यहाँ हैं, मन करेगा वहाँ चले जाएंगे, हम लोग ढेल मोटाइल हैं, ठीक। तो मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये लोग मूव नहीं कर सकेंगे। अच्छा देखो, बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए कैसे होगा? बैक्टीरिया के पास क्या पैर होगा मूव करने के लिए? बैक्टीरिया के पास पैर नहीं होता, ठीक है। तो वो मूव कैसे करती है? तो जो भी माइक्रोब्स होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, उनके पास फ्लैजेलम होता है। क्या होता है? फ्लैजेलम, या फ्लैजेला भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैजेला होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये नॉन मोटाइल है, यानी मूवमेंट करेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्लैजेला होगा ही नहीं, यहाँ पे फ्लैजेला होगा ही नहीं। तो हमें बस यही बात याद रखनी है कि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता। हाँ, एक ही जगह रहेगा, एंजॉय करेगा, वहीं पर अपने नंबर को बढ़ाएगा। तो ये अगर साइनोबैक्टीरिया है तो ऐसे ही इस तरफ भी, मतलब इसमें क्या होगा कि इसके बॉडी के ऊपर एक मुस्लेजिनियस सीथ होगी, ठीक है, ऐसा इसका नाम है। ये एक कवरिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बारे में अभी और बता दिया जाएगा कभी टाइम मिला तो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है, देखो हम लोग इधर से देखते हैं तो ये एक सेल का एक साइज़ चलते आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सेल है जो अचानक से बड़ी हो गई है, एक सेल है जो अचानक से बड़ी हो गई है। इसी वाली सेल का नाम होता है हेट्रोसिस्ट। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट इस सेल का नाम होता है, ठीक है। ये जो सेल होती है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? हम लोगों को पढ़ाया जाता है क्लास 8th में, उसके पहले भी, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया होती हैं, ये कुछ लेगुमिनस प्लांट के रूट में तुमको मिल जाएंगी ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये याद रहता है सबको कि तो नोड्यूल में छोटे छोटे गांठ जैसी चीज़ें होती हैं उसमें मिल जाएगा। तो ये बैक्टीरिया क्या करती हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो ये काम किसके द्वारा होता है? हेट्रोसिस्ट के द्वारा। तो कभी कभी यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, याद रखना, हेट्रोसिस्ट पूछा गया क्वेश्चन है होम एग्जामिनेशन में भी, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सी सेल मदद करती है, तुम्हें याद रखना है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। और कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेट्रोसिस्ट, या हेट्रोसिस्ट क्या होता है। तो बताओगे कि साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है हेट्रोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। और उसके बाद ये भी लिख देना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक ना, इतना लिख दोगे तुमको नंबर मिल जाएगा। तो ये है हेट्रोसिस्ट के बारे में। अब इसको एक बार पढ़ करके आना, इसमें जो बची खुची चीज़ होंगी वो तुम खुद भी समझ जाओगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। एक चीज़ है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ठीक है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया से ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है। नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया से एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेती हैं, उनको केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेट्रोट्रॉप, अगर हेट्रोट्रॉप की बात करें तो हेट्रोट्रॉप वो बैक्टीरिया होंगी नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मोस्ट एविडेंट होती हैं ये। तो हेट्रोट्रॉप वो बैक्टीरिया होंगी जो बैक्टीरिया मतलब कि डिकम्पोजर की तरह, डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लो कोई जानवर मरा, कुकुर मर गया, इसे फेंक दिया, ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ ऐसे ही फेंक दिया जाता है उसके लिए, जबकि उसका प्रॉपर बनाया गया है रूल कि उसके म्यूनिसिपल वाले आएंगे उसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन कहाँ, अब जो हम जाते हैं इधर से देखते हैं मार कुकुर मर के रखा हो गया है, ठीक। तो वो जब कुत्ता मरता है तो उसको डिकम्पोज करने का काम करती हैं, यानी कि उस कुत्ते को पहले तो खुद कुत्ते खा लेंगे, ठीक, कोई जानवर मतलब जो होंगे वो सब खाएंगे, ठीक। उसके अलावा जो बैक्टीरिया होती हैं छोटी छोटी, वो सब भी उसको खाती हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर का काम करती हैं। या जो पेड़ से टूटे हुए पत्ते होते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं तो वो भी सड़ने लगते हैं, तो उनको भी बैक्टीरिया खा लेती है, ठीक। तो ये डिकम्पोजर का काम करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए देखा जाए तो बहुत ज़रूरी भी हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये वाला टॉपिक पूरा खत्म होता है। माइकोप्लाज्मा में बता चुका हूँ, बहुत ही स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, ठीक है। PPLO इसी में आता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये ख़त्म होता है। और अब हम लोगों को स्टार्ट करना है किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आपका काम ये है कि आपको बुक उठाना है NCERT, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो लाइन जहाँ पे भी न समझ में आए वो हमसे तुरंत पूछना, हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तुमने नोट्स में लिख लिए, नोट्स पढ़ोगे तुम्हारा बढ़िया नंबर आएगा। उसके अलावा NCERT मैंने बोला लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो नहीं समझ में आता है उसको पढ़ लो, उसको हमसे पूछ लो, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ से ये ख़त्म होता है और कल हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करेंगे। तो अब ये जल्दी जल्दी ख़त्म होगा, अब ये जो पार्ट है ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। बैक्टीरिया के बारे में इतना जानना ज़रूरी था, हालांकि अभी और भी बहुत कुछ है बैक्टीरिया में जानने के लिए जो मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा वास्ट हो जाता सिलेबस, उतने कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कम लेके चल रहे हैं। तो लेकिन जितने ज़रूरी है वो ज़रूर ले पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू।